सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी के लिए वार्षिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र। तो यह आपके प्रश्न पत्र आपके वार्षिक परीक्षा में बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो देखिए कि इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सही विकल्प। प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है, तो प्रयोगवाद का प्रारंभ किस सन से माना जाता है? तो सन 1943 से माना जाता है। उसने कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे। तो कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से कौन अछूते रहे? तो उद्धव। विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी, संयोगादृश्य, निष्पत्ति, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा भरत मुनि की है। स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। स्वयं प्रकाश जी ने कौन सी पत्रिका? तो वसुधा पत्रिका का संपादन किया। जिन मूल व शब्दों में से मिलकर समास बनता है उनमें से पहले पद को क्या कहते हैं? तो उनमें से पहले पद को पूर्वापर कहा जाता है। फिर देखिए, माता का आंचल पाठ में अभिव्यक्ति है। तो माता का आंचल पाठ में बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति है। इसके बाद में हम देखते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित्र के खालिस्तान से लिया गया है, तो बाल कांड से लिया गया है। उसके बाद में 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को सममात्रिक छंद कहा जाता है। भावों को बढ़ाने या उद्दीपित करने वाले पदार्थ खालिस्तान कहलाते हैं, तो ये उद्दीपन कहलाते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में खालिस्तान की आयु में छपने लगी थी। तो इनकी जो 15 वर्ष की आयु में राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं छपने लगी थी। अर्थ के आधार पर वाक्य के खालिस्तान भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। गंगटोक से खालिस्तान किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था, तो गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। उसके बाद में हम देखते हैं सही जोड़ियाँ। तो नागार्जुन क्या थे? तो नागार्जुन आधुनिक कबीर कहलाते हैं। नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा जाता है। मेघ आए बन ठनके में कौन सा अलंकार है? मेघ आए बन ठनके में मानकीकरण अलंकार है। कहानी के तत्व, तो कहानी के 6 तत्व होते हैं। गले का हार अत्यधिक प्रिय, फिर प्रेयर व्हील, तो यह एक धर्म चक्र है। उसके बाद में हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो कवि निराला ने बादलों की तुलना काले घुंघराले बालों से की है। गणों की संख्या कितनी होती है? तो गणों की संख्या 8 होती है। मनु भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? मनु भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? तो भटियार खाना कहते थे। 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? 2 वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। मूर्खों में अल्पज्ञ के महत्व के लिए कौन सी लोकोक्ति है? तो अंधों में काना राजा। माता का आंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलानाथ के घावों में क्या लगाया? तो माँ ने भोलानाथ के घावों में पीसी हुई हल्दी लगाया था। उसके बाद हम देखते हैं सत्य असत्य। तो संगतकार की आवाज में हिचक साफ सुनाई देती है, सत्य है। जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है, यह असत्य है। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज नहीं कर सकता, यह असत्य है। न्याय के अनुसार न्याय करना न्यायशीलता है, यह सत्य है। भोलानाथ का अधिकतम समय उसकी मैया के सानिध्य में गुजरता था, यह असत्य है। उसके बाद में देखिए, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखन में मदद करती है, यह सत्य है। इसके बाद हम देखते हैं रीतिकालीन काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए लिखित हैं, रीतिकालीन काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित है। देखिए कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण, रीतिकाल के कवियों ने अपने कर्म के साथ लक्षण ग्रंथों का निर्माण भी किया है।
फिर देखिए कि श्रृंगार प्रियता, इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में श्रृंगार रस के प्रति अपनी रुचि दिखाई है। इसके बाद में इसी का अथवा है प्रयोगवाद काव्य की कोई दो विशेषताएं लिखी। तो प्रयोगवाद काव्य की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। नवीन उपमानों का प्रयोग, इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। मुक्त छंद का प्रयोग, इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में मुक्त छंद का प्रयोग किया है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 है सूरदास और अथवा जयशंकर प्रसाद के काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो सूरदास की रचना है सुरसागर साहित्य लहरी, और काव्यगत विशेषता या कला पक्ष में सूरदास ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में कोमलकांत पदावली और सरलता का प्रवाह है। उपमा रूपक उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग उन्होंने भरपूर मात्रा में किया है। उसके बाद आता है अथवा में प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की रचना और काव्यगत विशेषता लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू झरना लहर, और काव्य पक्ष है जयशंकर प्रसाद की भाषा व्याकरण सम्मत और परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली है। उनकी भाषा में सहज प्रवाह, काव्य सौंदर्य, रूपक उपमा उत्प्रेक्षा, मानकीकरण अलंकार के साथ प्रबंध और मुक्त शैली अपनाई गई है। अगला प्रश्न है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा के हित का पूरा ध्यान रखना होना चाहिए। प्रजा को किसी प्रकार से नहीं सताया जाना चाहिए। राजा का दायित्व तो प्रजा की भलाई करना है। उसके बाद इसी का अथवा है राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद पाठ के आधार पर लक्ष्मण के स्वभाव की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो लक्ष्मण स्वभाव से उग्र तथा क्रोधी स्वभाव के थे। लक्ष्मण तर्कशील और वाक्पटु थे। और उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9 है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आग फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो कवि निराला की आग फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि इस महीने में प्रकृति सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है। पेड़ों पर नए नए पत्ते लटक रहे हैं, चारों ओर हरियाली और फूल नई ऊर्जा का संचार करते हैं। उसी का अथवा है बच्चों के दंतुलित मुस्कान का कवि नागार्जुन के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे के दंतुलित मुस्कान देखकर कवि का मन अत्यधिक प्रसन्न हो उठता है। उसके उत्साह गंभीर मन में जाना जा सकता है। ऐसा लगता है मानो उनकी झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों, मानो पत्थर जैसे दिल में प्यार की धारा उमड़ उठी हो और बबुल के पेड़ से सिफालिका के फूल झरने लगे हो। इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं महाकाव्य की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो महाकाव्य की विशेषता निम्नलिखित है। महाकाव्य में मानव जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है। महाकाव्य का नायक उदात्त ऊंचा चरित्र वाला होता है। इसी का अथवा है विभाव और अनुभव में अंतर लिखिए। विभाव और अनुभव में अंतर लिखिए। तो विभाव स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं और आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। रस का प्रधान कारण विभाव है, रस का गौण कारण अनुभाव है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो दोहा छंद एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब शून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। इसी का अथवा है अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। अन्योक्ति अलंकार जहाँ प्रस्तुत अप्रस्तुत का अर्थ ध्वनित हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, अर्थात जहाँ किसी बात को सीधे या प्रत्यक्ष न कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कही गई हो वह अन्योक्ति अलंकार है। मतलब अन्य को माध्यम करके कही गई बात अन्योक्ति अलंकार है। जैसे कि माली आवत देख कल्याण करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल ही हमारी बारी। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12 है गद्य के प्रमुख विधाओं एवं गौण विधाओं के नाम लिखिए। तो गद्य की प्रमुख विधा है
कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, आलोचना एवं एकांकी। और गौण विधा है रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण, साक्षात्कार और डायरी। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर लिखिए। रेखाचित्र में सांकेतिकता के आधार पर चित्रण होता है। रेखाचित्र में लेखक पूर्णतः तटस्थ रहता है। संस्मरण में अनुभूतियों का स्मृति के आधार पर चित्रण होता है। संस्मरण में लेखक तटस्थ नहीं रहता। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13 है, रामवृक्ष बेनीपुरी और आनंद कौशल्यानंद की साहित्यिक विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले दो रचनाएं। तो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है पतितों के देश में और चीता के फूल, और इनकी भाषा शैली है, रामवृक्ष बेनीपुरी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इनकी भाषा में ओज है। उनकी रचनाओं में समाज सुधार और राष्ट्र उत्थान का स्वर है। आपने अपनी रचनाओं में वर्णनात्मक शैली, कथात्मक शैली, विचारात्मक शैली का प्रयोग किया है। और भदंत आनंद कौशल्यानंद की रचना और साहित्य में स्थान। तो इनकी रचना है भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका, और बहानेबाजी। और भाषा शैली श्री कौशल्यानंद जी की भाषा सरल, स्पष्ट, रोचक और सपाट है। भाषा भाव अभिव्यक्ति में सक्षम है और वर्णनात्मक शैली के साथ साथ आत्मकथात्मक शैली का सुंदर प्रयोग है। भाषा में बोलचाल के शब्दों के साथ साथ तत्सम और उर्दू शब्दों का भी प्रयोग है। इसके बाद में हम प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जताता है। मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जताता है कि धरती देशभक्ति से शून्य नहीं हुई है, और नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसी बच्चे ने ही लगाया होगा। और हमारे देश के युवा और बच्चों में देशभक्ति की भावना अभी भी बरकरार है। यही युवा और बच्चे देश का भविष्य हैं। अगर इनके अंदर अपने देश के प्रति प्रेम, सम्मान है तो हमारे देश का भविष्य उज्जवल और सुरक्षित है। इसी के बाद में हम देखते हैं प्रश्न, इसी का अथवा है, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर भगत के गायन की विशेषताएं लिखिए। तो बाल गोविंद भगत प्रभु भक्ति के मस्ती भरे गीत गाया करते थे। उनके गानों में सच्ची टेर होती थी। उनका स्वर इतना मोहक, ऊंचा और आरोही होता था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। औरतों और खेतों में काम करने वाले किसानों के हाथ और पांव एक विशेष लय में चलने लगते थे। उनके संगीत में जादुई प्रभाव था। वह मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण पर छा जाता था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है, देखिए, सुशीलवादियों के क्या अभिप्राय है और किस वाद को सुशीलवादियों की शाह की उपाधि दी गई है। तो सुशीलवादियों से अभिप्राय सुराख वाले वाद, जिसमें फूंक मारकर बजाया जाता था। ऐसे सभी चित्र वाले वादों में शहनाई सबसे अधिक मोहक और सुरीली होती है, इसलिए इसे सुशीलवादक का शाह कहा जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं 15 का है, अथवा कि वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। संस्कृत व्यक्ति वे होते हैं जो अपने विवेक द्वारा, जो व्यक्ति किसी नए तथ्य के दर्शन करता है, नई खोज करता है, वही वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति है। वह व्यक्ति किसी न किसी उपयोगी आविष्कार के लिए प्रयत्न करता रहता है। वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति आविष्कार करने वाला होता है। उसके बाद में हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16। तो प्रश्न क्रमांक 16 है, वाक्यांशों के दिए गए शब्द लिखिए। तो देखिए कि जो बात लोगों से सुनी हो तो यह जनश्रुति कहलाती है। कम खर्च करने वाला व्यक्ति मितव्ययी होता है। उसके बाद में अथवा में है मुहावरे। इतिश्री होना मतलब कि समाप्त हो जाना। आज हमारे यहाँ कार्यक्रम की इतिश्री है। फिर देखते हैं टेढ़ी खीर होना, कठिन काम करना। हॉकी में भारत के जीतने के लिए टेढ़ी खीर है। उसके बाद में हम प्रश्न 17 देखते हैं, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को उनके साथ रहकर, उनकी सिखाई हुई बातों में रुचि रखकर, उनके साथ खेल कर, उन्हें छू कर, चूम कर, उनको गोद में या कंधे पर बिठाकर प्रकट करते हैं। और कहीं बड़े बच्चे अपने माता पिता के काम में हाथ बटाकर, उनके पसंद के कार्य करके, उनकी पसंद के उपहार देकर अपना प्रेम व्यक्त करते हैं।
इसके बाद में आता है कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों को की ओर संकेत करता है। श्वेत पताकाएं शांति और अहिंसा के प्रतीक होते हैं। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। उनमें किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। रंगीन पताका किसी कार्य के शुभारंभ पर आरंभ की जाती है। इसके बाद में आता है पद्यांश, मतलब कि काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करो। तो नाथ शंभुधनु भजनिहारी, इसका तो यह जो व्याख्या है, यह व्याख्या पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई है। इसके कवि तुलसीदास हैं। और इसका प्रसंग देखिए, प्रस्तुत काव्यांश में राम लक्ष्मण से परशुराम द्वारा क्रोध में आकर पूछे गए प्रश्नों का वर्णन किया गया है और इसका फिर आपको वर्णन करना है, भावार्थ लिखना है। उसके बाद में इसी का अथवा है, बादलों गरजो घेर घेर घोर गगन धरा हो। तो देखिए, यह जो पद्य है, यह इसका पाठ का नाम है उत्साह और कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रस्तुत काव्यांश में कवि बादलों से गरज गरज कर घनघोर वर्षा करने के लिए कह रहे हैं और इसका आपको भावार्थ लिखना है। उसी प्रकार से है गद्यांश, तो बार बार सोचते क्या होगा इस कौम का। तो यह जो पाठ है, यह नेताजी का चश्मा से लिया गया है और इसके लेखक स्वयं प्रकाश हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में कैप्टन के मरने के समाचार से दुखी एवं चिंतित हवालदार साहब की मनोव्यथा का वर्णन किया गया है और आपको इसका व्याख्या भी करना है। उसी प्रकार से हम देखते हैं काशी संस्कृत की पाठशाला। तो यह जो पाठ है, यह आपका नौबत खाने में इबादत से लिया गया और इसके लेखक यतीन्द्र मिश्र हैं। प्रस्तुत पद्यांश में काशी की महत्ता का उल्लेख किया गया है और इसका व्याख्या कीजिए। उसी प्रकार से एक आया है अनुच्छेद लेखन, जो कि समय के सदुपयोग पर लेख लिखना है। तो आपको समय के सदुपयोग पर एक अनुच्छेद लिखना है। उसी प्रकार से एक प्रश्न है, विज्ञापन शब्द या विज्ञापन किसे कहते हैं। तो विज्ञापन शब्द विध और ज्ञापन से मिलकर के बना है। वि का अर्थ होता है विशिष्ट और ज्ञापन का अर्थ होता है सूचना से, अतः विज्ञापन का अर्थ है विशिष्ट सूचना या विशेष जानकारी से है। विज्ञापन तैयार करते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विज्ञापन में सबसे अधिक ध्यान विज्ञापित वस्तु पर होना चाहिए एवं विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए। विज्ञापन वस्तु से सबसे आकर्षक गुणों का बार बार उल्लेख करना चाहिए और विज्ञापित वस्तु का नाम बार बार आना चाहिए। फिर हम देखते हैं अपठित गद्यांश। यह प्रश्न क्रमांक 21 है आपका, अपठित गद्यांश है। तो अपठित गद्यांश में है, बची हुई जिंदगी का एक टुकड़ा है मेरे पास, उसमें और उसे मैं अंधेरे से छीन कर लाई हूँ। देर तो हो गई, सन्नाटा कितना ही भयानक हो, उसमें भटकते स्मृति के पदचाप अपनी आहट में हमें जगा देती है। इसमें फूटेगी सुबह की किरण और मुस्कुराती कोपलों से। तो इसका जो संदर्भ, अपने को संदर्भ लिखना है, प्रश्न का उत्तर लिखना है और सारांश लिखना है, जो कि 4 अंक का प्रश्न है। तो इसका संदर्भ है तुम्हारी विरासत और प्रश्न है स्मृति की आहट से क्या अनुभव हुआ है। तो स्मृति की आहट से हमें नई जिंदगी जीने की सुबह का अनुभव हुआ है और इसका आपको भावार्थ भी लिखना है। उसी प्रकार काव्यांश है कि वैदिक काल से ही हिमालय पहाड़ को बहुत पवित्र माना जाता है और इसमें कोई संदेह नहीं कि हिमालय के पहाड़ों का दृश्य अति सुंदर है और इसकी विशालता देखकर मन आनंद और कृतज्ञ हो जाता है। ऐसा लगता है कि यह विशाल दृश्य सृष्टि ईश्वर की देन है। सारी सृष्टि के प्रति समभाव जागृत होता है और वस्तुतः यह सृष्टि कोरी कल्पना या आध्यात्मिक नहीं है। भारतवर्ष में जलवायु का सामंजस्य हिमालय बैठता है और उत्तरी भाग को पानी देने वाला एवं बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे पवित्र तीर्थ जीवनदायिनी पवित्र नदियां हैं। तो यहाँ पर हिमालय एक वरदान है, इसका शीर्षक होगा। और इसका जो प्रश्न है, किस काल से हिमालय को पवित्र माना जाता है, तो वैदिक काल से हिमालय को पवित्र माना जाता है और इसका फिर सारांश आपको 2 से 3 लाइन में लिखना है। इस प्रकार से यह आपका
संपूर्ण रूप से प्रश्न पत्र हुआ और एक आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन आते हैं तो आपको उसको लिखना है और निबंध लिखना है। तो इस प्रकार आपके 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न उत्तर हुए। नेक्स्ट वीडियो में भी इसी प्रकार से और भी एक पेपर हल करके डाला जाएगा। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आप यदि इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें ताकि वार्षिक परीक्षा की तैयारी सभी की अच्छे से हो सके। धन्यवाद।